Everyone, today we are going to discuss about mechanism of concentration of the filtrate, regulation of kidney function and micturition. इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स पहले वीडियोस में करा चुकी हूँ। इस वीडियोस में हम ये वाले टॉपिक्स करने वाले हैं। पहला है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। कैसे फिल्ट्रेट यानी यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। मैमल्स के पास यानी ह्यूमन बींग्स वगैरह के पास एक एबिलिटी होती ताकि वो कंसनट्रेटेड यूरिन पास कर सके ताकि उसमें ज़्यादा वाटर लॉस ना हो और वाटर बॉडी कंजर्व कर सके। हेनलेज लूप एंड वेसा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। कौन कौन से पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? हेनलेज लूप एंड वेसा रेक्टा। अब एक टर्म आती है काउंटर करंट। काउंटर करंट का क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इन अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म काउंटर करंट। काउंटर वर्ड का मतलब है अपोजिट, करंट यानी फ्लो। जो लिम्स होते हैं हेनलेज लूप या फिर वैसा रेक्टा का जो लिम्स हैं उनमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है ब्लड का। जैसे असेंडिंग लिम्ब में नीचे की साइड हो रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब में ऊपर की साइड, ऐसे मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वैसा रेक्टा इज ऑल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न। और वैसा रेक्टा में भी यही पैटर्न फॉलो होता है फ्लो ऑफ ब्लड का। अब इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें लेफ्ट में दिखाया गया है वैसा रेक्टा और राइट में नेफ्रॉन। सबसे पहले नेफ्रॉन देखिए। ऊपर वाला रीजन क्या है? कोर्टेक्स है, बीच वाला आउटर मेडुला और सबसे नीचे वाला इनर मेडुला। अब सबसे पहले आइए डिसेंडिंग लिम्ब में, जहाँ से वाटर निकलता हुआ दिख रहा है आपको, H2O निकलता हुआ दिख रहा है। अब सबसे ऊपर देखिए इसकी कितनी ऑस्मोलैरिटी है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और नीचे आते आते ये कितनी हो गई है? 1200 तक पहुंच गई है। अब ये कैसे हुआ? देखिए पहले तो आप इस टर्म को समझिए, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कोई भी जो भी सोल्यूट प्रेजेंट है वो कितना है। तो अगर आप देखें कि किसी सॉल्यूशन से हम वाटर को बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें जो सोल्यूट है उसके एज कम्पेयर जो उसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो नीचे आते आते वाटर बाहर निकल रहा है। नीचे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर बाहर निकल रहा है इसमें, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होएगी ना। तो ये 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गई। अब देखिए असेंडिंग लिम्ब में आप देखिए ऊपर जाते जाते सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो सोडियम क्लोराइड एक सोल्यूट है, तो ये बाहर निकल रहा है क्योंकि ये जो असेंडिंग पोर्शन है हेनलेज लूप का ये सिर्फ परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। वाटर के लिए सिर्फ डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल था जहाँ से पानी बाहर निकल रहा था। अब ये असेंडिंग लिम्ब से सिर्फ सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये अगर सोल्यूट बाहर निकलेगा तो ये डाइल्यूट होगा। जो भी फिल्ट्रेट है, जो भी ब्लड इसमें से फ्लो हो रहा है ये डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होएगा तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1200 से 300 फिर 200 ये ऐसे होती जा रही है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ऑस्मोलैरिटी का। अब लेफ्ट में भी देखिए वैसा रेक्टा का भी यही दिखाया गया है, 300 से 1200। ये दोनों लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन, एक में नीचे की तरफ आ रहा है, एक में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही वाटर और सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। प्रोक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वैसा रेक्टा and counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। वही बात बताइए कि नीचे आते आते यानी इनर मेडुला किस साइड है? नीचे। ठीक है, नीचे आते आते कैसे ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, किस वजह से? एक तो प्रोक्सिमिटी यानी क्लोजनेस है जो भी हेनलेज लूप और वैसा रेक्टा के बीच है। और कौन सा एक और प्रोसेस फॉलो हो रही है? काउंटर करंट फ्लो। ये क्या है, किस चीज़ में हेल्प करती है? मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, इट इज़ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। और ये फिर कितनी होगी? टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला।
और ये इनर मेडुला तक आते आते 1200 हो गई, यानी इंक्रीज़ हो गई। जो भी वाटर लॉस हुआ है इस वजह से ये इंक्रीज़ हो गई। दिस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन या फिर डिफरेंस इन द ऑस्मोलैरिटी। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। ये ग्रेडियंट किस वजह से बन रहा है? सोडियम क्लोराइड और यूरिया की वजह से। सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। देखिए आप, असेंडिंग लिम्ब जो कि परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट से, वहाँ से सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, विच इज एक्सचेंज्ड विद द, किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। और ये कहाँ पे जा रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा के पास जा रहा है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। असेंडिंग लिम्ब तो है हेनलेज लूप का और डिसेंडिंग लिम्ब है वैसा रेक्टा का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वैसा रेक्टा। ये फिर ये कहाँ से निकल रहा है? असेंडिंग पोर्शन ऑफ वैसा रेक्टा से ये सोडियम क्लोराइड निकल रहा है। सिमिलरली इसी तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। जो यूरिया का अमाउंट है थोड़ा बहुत, वो कहाँ एंटर कर रहा है? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर रहा है, हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर रहा है, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट। और ये फिर से किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय, ये कैसे हो रहा है? ये ट्रांसपोर्ट कौन हेल्प कर रहा है इनकी? बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वैसा रेक्टा। किसकी स्पेशल अरेंजमेंट है? हेनलेज लूप ऑफ वैसा रेक्टा, जो कि क्या कहलाती है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म किस चीज़ में हेल्प करता है? दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। किस चीज़ में हेल्प करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन द इजी पैसेज ऑफ वाटर। ये किस चीज़ के इजी पैसेज में हेल्प करता है? वाटर के। फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कहाँ से? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो पानी बाहर निकलता है वापस से बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है, देयर बाय कंसनट्रेटेड द फिल्ट्रेट। और इस तरह से फिल्ट्रेट यानी यूरिन कंसनट्रेट हो रहा होता है, ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन शरीर से बाहर निकल सके और वाटर कंजर्व हो सके। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। ह्यूमन जो किडनीज हैं वो कम से कम 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट करती हैं जितना कि इसका फिल्ट्रेट शुरू में होता है। उससे ये धीरे धीरे अपने ट्यूब्यूल्स से जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करती हैं और ये कंसनट्रेटेड हो जाता है और इसी तरह वाटर का कंजर्व हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन यानी कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर रहा है किडनी फंक्शन को? देखिए कौन से हार्मोन है, कौन सा रीजन है नेफ्रॉन का, कौन कौन से ऑर्गन इसमें हेल्प कर रहे होते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। डन बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस। एक तो हाइपोथैलेमस इसमें हेल्प कर रहा है, दूसरा क्या कौन सा है? JGA जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये कौन सा रीजन था? DCT और एफरेंट आर्टरियोल जहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ रहे थे वो रीजन है JGA। टू ए सर्टन एक्सटेंट द हार्ट, और कुछ मात्रा में हार्ट भी इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। तो कौन कौन से रीज़न हो गए? एक तो हाइपोथैलेमस हो गया, JGA हो गया और एक हार्ट हो गया। अब ये कैसे कर रहे होते हैं? देखिए ओस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड। ओस्मो रिसेप्टर कौन से? जो चेंज इन ओस्मोलैरिटी होती है ना, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं बाय चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। इन तीनों में से अगर कुछ भी चेंज होता है ना, तो ये ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल भेजने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो गया है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, अगर बॉडी से फ्लूइड का यानी ब्लड वगैरह का ज़्यादा, वाटर का ज़्यादा लॉस हो गया तो ये इन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, विच स्टिमुलेट। और ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है? हाइपोथैलेमस को। क्या करने को कहता है? टू रिलीज ADH। ये एक हार्मोन का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
और इसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को इशारा करता है, स्टिमुलेट करता है कि भाई एडीएच को रिलीज करवाओ फ्रॉम न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरोहाइपोफिसिस क्या है, पिट्यूटरी का एक पार्ट है, वहाँ से एडीएच को रिलीज करवाने का काम करता है। ठीक है, तो ये ओस्मोरिसेप्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना, चेंज हुआ आयनिक कंसंट्रेशन ये में या फिर कोई लॉस हो गया फ्लूइड में, तो ये एक्टिवेट हो गए। इन्होंने कहा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने किससे कहा, पिट्यूटरी के पार्ट को, कौन से पार्ट को, न्यूरोहाइपोफिसिस को क्या कहा कि भाई वैसोप्रेसिन यानी कि एडीएच हार्मोन को रिलीज करो। अब ये एडीएच का क्या रोल है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, यानी इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसका क्या रोल है। एडीएच प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, कैसे, एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूबुल। एडीएच क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, कहाँ से, लेटर पार्ट यानी डीसीटी, जो बाद वाला पार्ट है ना, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने का काम करता है। सो इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। तो ये किस चीज़ को रोकता है, डायूरेसिस को रोकता है। डायूरेसिस क्या है, ये एक टर्म है जिसमें यूरिन का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा होता है, ज़्यादा यूरिन फॉर्म होगा तो फिर वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। तो एडीएच क्या करता है, इस प्रोसेस को ही रोक देता है ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ओस्मोरिसेप्टर। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी शरीर में ठीक मात्रा में पानी है, तो ये स्विच ऑफ कर देता है ओस्मोरिसेप्टर को। ओस्मोरिसेप्टर को कहता है कि भाई बस अब बंद हो जाओ, अब पानी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल है बॉडी में, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। एंड इट्स सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। और ये ओस्मोरिसेप्टर क्या कहते हैं, बंद हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, एडीएच का रिलीज बंद हो जाता है। फिर क्या काम इस हार्मोन का, अगर इस हार्मोन का काम ही बॉडी में पानी का कंजर्व करना था, अब बॉडी में ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है इनफ मात्रा में, तो फिर अब एडीएच का कोई काम नहीं है, तो एडीएच के हार्मोन के रिलीज को स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, ADH can affect the kidney function by its constrictive effect on the blood vessel. ADH किडनी फंक्शन को कैसे अफेक्ट कर देता है कि ये जो ब्लड वेसल हो उसको कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट देता है। मान लीजिए अगर शरीर में ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया, ठीक है, और जो वेसल्स हैं, ये जो आर्टरीज वगैरह हैं, ये नॉर्मली अपना काम कर रही हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर तो लो हो गया, तो इसका क्या काम है, कॉन्स्ट्रिक्टिव यानी जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, यानी नैरो कर देता है। अब किसी चीज़ को हम नैरो करेंगे, या जैसे किसी पाइप वगैरह को हम नैरो करते हैं, तो वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो ठीक वैसे ही ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज़ कर देता है। जो लो था वो अब बढ़ गया है, वो ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो गया है। ठीक है, दिस कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। Increase in the blood pressure can increase glomerular blood flow and thereby GFR। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, GFR इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस यानी JGA का रोल क्या है। JGA प्लेज कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ये एक कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये क्या करता है, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, यानी ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर प्रेशर कम हो गया तो JG सेल्स हैं, जो इसकी जो सेल्स हैं वो रिलीज़ करती हैं रेनिन। क्या रिलीज़ करती हैं, रेनिन को रिलीज़ करती हैं। अब रेनिन अपना काम कैसे करता है, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिनोजन 1। एंजियोटेंसिनोजन को किस में चेंज कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 फर्दर किस में चेंज हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में चेंज होता है। अब देखिए ये दोनों आगे जाके क्या करते हैं। एंजियोटेंसिनोजन 2 इज ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी वेसल्स वगैरह को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उनके डायमीटर को कम कर देता है। इट इंक्रीजेज GFR। ये कैसे GFR को इंक्रीज करता है, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज कर देता है, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज, फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
इट इंक्रीजेज द एड्रिनल कोर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स को क्या कहता है कि तुम एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, ये एक हार्मोन है और अब इसका काम देख लेते हैं इसका क्या काम है। एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, जो डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल था, वो जो लेटर पार्ट है नेफ्रॉन का, वहाँ पर जाके सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कि अब भाई वाटर को ज़्यादा लॉस नहीं करना है, ना ही सोडियम आयन को ज़्यादा लॉस करना है, ठीक है। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। और अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर ज़्यादा है बॉडी में, तो क्या कॉज करता है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और जीएफआर को बढ़ाता है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हमने बताया था कि रेगुलेशन ऑफ किडनी में एएनएफ का भी रोल होता है। एएनएफ यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये कहाँ से रिलीज होता है, हार्ट से, यानी थोड़ा बहुत रोल हमने हार्ट का भी बताया था। तो देखिए जो ये एएनएफ है ये कहाँ से रिलीज होता है, वॉल ऑफ हार्ट से, हार्ट की वॉल से रिलीज होता है। अब देखिए कैसे रिलीज होता है, कैसे काम करता है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द अट्रिया ऑफ हार्ट। अगर ब्लड अट्रियम यानी जो हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, अट्रिया और वेंट्रिकल्स, तो अट्रिया में अगर ब्लड फ्लो हो गया तो क्या करता है, इट कैन कोज द रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये क्या करता है, एएनएफ को रिलीज करवा देता है कि भाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एएनएफ को रिलीज कराओ। एएनएफ क्या करता है, इट कैन कोज वैसोडाइलेशन। वैसो यानी वेसल्स हैं जो आर्टरीज वगैरह हैं, इनको डायलेट कर देता है, यानी इनके डायमीटर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वैसोडाइलेशन क्या करेगा, एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर आर्टरीज का डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तो वो जो उसमें कुछ भी फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब आप इस चीज़ से समझिए, अगर कोई पाइप है, अगर कोई चौड़ा पाइप है अपने पास, तो उसमें आराम आराम से पानी जाएगा। वही पाइप अगर हम आगे से थोड़ा सा उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए आगे से थोड़ा सा मोड़ देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, उसके डायमीटर को कम करते हैं, तो वो वही ज़्यादा प्रेशर से बाहर आएगा। तो वैसे ही वैसोडाइलेशन, अगर इनका डायमीटर चौड़ा हो गया तो फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड कम प्रेशर से फ्लो करेगा। तो ये एएनएफ का काम है। एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट्स एज द चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एएनएफ किस पे काम करता है, किसको कंट्रोल करने में काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म था जो, उसको कंट्रोल करने में काम करता है। अब एक प्रोसेस है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है, सीधी भाषा में कहें तो पास आउट ऑफ यूरिन, जो रिलीज होता है यूरिन का शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। ये कैसे होता है, अब देखिए। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो नेफ्रॉन ने यूरिन बना दिया वो कहाँ पर ले जाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में ले जाया जाता है। वेयर इट इज़ स्टोर्ड टिल ए, जहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है, कब तक, जब तक कि ए वॉल्यूंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब तक वॉल्यूंटरी सिग्नल, वॉल्यूंटरी मतलब इच्छा से, जैसे यूरिन पास का आउट करने की जो इच्छा होती है, जब तक वो सिग्नल नहीं मिलता तब तक ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो मतलब अगर वो फिल हो गया है तो जो वो वॉल्स हैं इसकी, जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स हैं, उनमें टेंशन क्रिएट होगा, स्ट्रेचिंग क्रिएट होगी एंड इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। जब ये यूरिन से फिल हो जाएगा तो इसकी वॉल में स्ट्रेचिंग होगी और ये एक सिग्नल की तरह काम करता है कि भाई अब यूरिन पास आउट करना पड़ेगा, ये ब्लैडर फुल हो गया है। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्लैडर में, वो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं, ठीक है।
CNS passes on motor messages to initiate the contraction of smooth muscle. स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो ये CNS अपना मैसेज पास करता है कि भई अब यूरिन पास आउट करने का टाइम आ गया है. स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर एंड देन रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंक्टर कोजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन. और स्पिंक्टर क्या है, कोई भी ओपनिंग को हम स्पिंक्टर कह सकते हैं और ये सिग्नल करता है स्पिंक्टर को रिलैक्स हो जाने के लिए ताकि यूरिन पास आउट किया जा सके. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन. ठीक है. और न्यूरल मैकेनिज्म कोजिंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. जो मैकेनिज्म न्यूरल मैकेनिज्म इस पे काम कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. अब यूरिन की फिजियोलॉजी थोड़ी सी जान लेते हैं. यूरिन कैसा होता है, क्या इसका नेचर है. Adult human excrete on an average 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे. देखिए एक ह्यूमन जो है वो 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन एक दिन में पास आउट कर देता है. यूरिन इज लाइट येलो कलर, ये इसका पेल येलो सा कलर होता है. एंड वाटरी फ्लूइड विच इज एसिडिक, और स्लाइट एसिडिक होता है. ये कितना होता है, इसका pH 6 है यानी 7 से कम है तो हल्का सा ये एसिडिक है. इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ओडर, और इसमें एक स्मेल भी होती है. ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे. कितनी यूरिया एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हम एक दिन में, 25 से 30 ग्राम. यूरिन एनालिसिस हेल्प्स टू डायग्नोस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी. जो डिजीज़ है किडनी के, जो भी रोग हैं वो हम यूरिन की एनालिसिस करके, जैसे यूरिन का सैंपल लेते हैं कई डॉक्टर्स, फिर उनको चेकअप करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है. तो वैसे ही माल फंक्शनिंग यानी अगर किडनी कम काम कर रही है तो हम यूरिन एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं. अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ग्लाइकोज यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. ग्लाइकोज यूरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. फिर है कीटोन्यूरिया, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन. अब ये अगर प्रेजेंट है यूरिन में तो क्या किस चीज़ के एनालिसिस में हेल्प करती हैं. दीज सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस. अगर ये किसी बंदे में डायबिटीज़ है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज हम देख सकते हैं एनालिसिस के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, और कीटोन बॉडीज़ हम देख सकते हैं. तो इससे क्या पता चलता है कि भाई बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस है. अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, इसके 3 पार्ट में कंप्लीट हुए हैं, ये 3rd पार्ट था. ठीक है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम आगे कौन सा चैप्टर कराते हैं. ठीक है. जब तक कि अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप पिछले पार्ट से आप देख सकते हैं. थैंक यू.